काम कर रहे हैं। उसके बाद आती है कंडीशन, ये सिंपल इफ है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये मेरी कंडीशन है। अगर आप सिंगल स्टेटमेंट ही आंसर में देना चाहते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट इफ के अंदर आपको नहीं देनी, सिंगल स्टेटमेंट देनी है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं जस्ट ऐसे भी लिख दूंगी कि अगर ए इज ग्रेटर, ठीक है, तो ये भी चलेगा। और अगर मैं कर्ली ब्रेसेस देके भी काम करूंगी तब भी आपकी कोई एरर नहीं आएगी। मतलब मैं कर्ली ब्रेसेस भी दे सकती हूँ इसके लिए यहाँ पे इफ के बाद, और मैं जस्ट इसको कंटिन्यू ऐसे भी कर सकती हूँ विदाउट एनी कर्ली। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करानी इसके अंदर, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे कुछ किसी भी तरीके से करें। सिंगल स्टेटमेंट देनी है तो कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप किसी ब्लॉक की बात कर रहे हो, चाहे वो इफ कंडीशन हो, चाहे वो आपके फॉर लूप्स वगैरह हो, तो कहीं पे भी आपको सिंगल स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं इसको रन कर रही हूँ। मैंने 6 डाला, 8 डाला, मैंने क्या किया था, अच्छा 6 और 8 मैंने यहाँ पे यूज किया था। ए इज ग्रेटर, सिर्फ वो ही आंसर देगा तभी। अगर ए ग्रेटर नहीं है तो एल्स पार्ट मैंने बनाया ही नहीं है। तो मैं एक और बार इसको रन कर रही हूँ और फिर आपको दिखा रही हूँ। मैंने डाला 5 और सेकंड वैल्यू इज 3, देन ये शो करा, सॉरी इसकी जगह इट लग गया है, तो ए इज ग्रेटर। तो जो वैल्यू जिस कंडीशन के लिए आपने वो लगाई है वैल्यू, सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगी, उसका एल्स पार्ट या उसका अदरवाइज पार्ट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी के जस्ट बाद आता है एल्स पार्ट। चलिए मैं यहीं पे ही इसको करके दिखाती हूँ। एल्स के लिए आपको कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं, आप जस्ट लिखेंगे एल्स। एल्स का मतलब है अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, क्यों नहीं है, क्या पता बराबर हो, क्या पता लेस देन है, तो सारे केस यहाँ पे एल्स में कवर हो जाएंगे। तो इफ ट्रू देन दिस ब्लॉक, और इफ फॉल्स तो ये वाला ब्लॉक आपका कंटिन्यू होगा। तो ये मैटर नहीं करता इसके अंदर कि भाई आप क्या नाम है, कौन कौन सी कंडीशन ले रहे हो। उसके अलावा सारे पार्ट इसके अंदर एग्जीक्यूट होंगे। बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, तो ए आपका ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो इस टाइप की कंडीशंस एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स का मतलब सिर्फ इतना है कि इफ के अगर इफ नहीं है तो एल्स। तो रन करते हैं, कंट्रोल F9। मैंने यहाँ पे दिया 7 और दोनों को 7 दे दिया, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट एल्स पे ही जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी इफ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एल्स पार्ट उसका अदर यानी इक्वल और लेस देन दोनों पे काम करेगा। यहाँ पे मैंने ए स्मॉलर दिया है, बी ग्रेटर है, तो इसने शो कर दिया बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए। तो उसका की कंडीशन आती है इफ के अंदर। बट यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि दो कंडीशंस के लिए मैं एक एल्स यूज कर रही हूँ। अगर मुझे ये भी रिप्रेजेंट करना कि क्या ये बराबर भी है, हो सकता है ये बराबर हो, तो मैं इफ एल्स लैडर का यूज करती हूँ। इफ एल्स लैडर कैसी होती है, आप जस्ट इफ के एल्स के साथ इफ को भी डिफाइन करेंगे। एल्स इफ A is A is less than B, तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं जस्ट ये लिखूंगी B is greater than A, तो मैं जस्ट ये लिखूंगी। अगर मैं ये अगर इसका भी एल्स पार्ट आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो सी आउट। तीसरा पार्ट क्या रह गया कि इक्वल है, तो इक्वल के लिए मैं कोई इफ एल्स मतलब इफ नहीं दे रही, मैं जस्ट लिख रही हूँ A is इक्वल टू, तो दिस इज कॉल्ड इफ एल्स लैडर, जिसके अंदर हम एक सीढ़ी बना देते हैं। इफ अगर ये कंडीशन है तो एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ये कंडीशन है तो मतलब मुझे एल्स के साथ अदरवाइज के साथ एक कंडीशन भी चेक करनी है, तो आप दे सकते हो इफ एल्स लैडर कहा जाता है इफ एल्स इफ और एल्स। आप चाहे इसमें मल्टीपल एल्स इफ ऐड कर सकते हो, इफ एल्स इफ करके। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड, इसको रन करते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे 67 कर दिया, तो इज इक्वल टू बी। और अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू दे रही हूँ 4 और 9, तो बी इज ग्रेटर देन ए।
तो इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल की जाती है। ज़्यादा कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, बट हाँ ठीक है, काम चलाऊ है। अब आते हैं नेस्टेड के अंदर। तो नेस्टेड भी कुछ ऐसा ही होता है। नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक कंडीशन देना। तो मैं यहाँ पे जैसे कि यही एग्जांपल के अंदर हम काम करते हैं, हमें ये चेक करना है ए और बी में डिफरेंस, बट मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए। एक लिया ए, एक बी और एक सी। मुझे इन तीनों में चेक करना है कि कौन सा बड़ा है नंबर, या कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब मुझे तीनों में डिफरेंस बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर और विच वन इज मिडिल नंबर। तो आपको तीनों के बारे में डिफाइन करना है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। चलिए करके देख लेते हैं। एंटर ए कॉमा बी एंड सी। मैंने बी को छोड़ दिया, यहाँ पे चलते हैं पीछे बैक साइड। ए कोमा बी एंड सी। तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू एंटर कराई है, ए बी और एक सी को ले लेते हैं। ठीक है, मैंने 3 वैल्यू एंटर करा ली। अब मुझे यहाँ चेक करना है विच वन इज ग्रेटेस्ट, विच वन इज स्मॉलेस्ट। तो ये 2 नंबर मुझे यहाँ चेक करने हैं। मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट नहीं करते, इसको सेव। मैंने ए बी सी लिया है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है इन तीनों में से बड़ा कौन है। अब तो मेरा इसमें पैराडिगम क्या रहेगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मुझे इन तीनों में नंबर चेक करना है। तो मैं क्या चेक करूंगी, मैं ए और बी में डिफरेंस देखूंगी। मैं चेक करूंगी क्या ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर होगा। ठीक है, पर अभी सी रहता है। तो हमने चेक किया अगर ए और बी में से ए ग्रेटर है तो फर्दर मैं ए को सी से कंपेयर करती हूँ। अगर ए सी से बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ए इज ग्रेटेस्ट, है ना। हमने दोनों कंडीशन चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे इफ लगाया और इसी के अंदर एक और इफ लगा दिया। इसे कहा जाता है नेस्टेड, यानी एक के अंदर एक रैप कर दिया, एक के अंदर एक पैकेट में आपने डाल दिया, एक डब्बे के अंदर डब्बा डालते तो उसे भी नेस्टेड पैकिंग कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ट्रू है। तो आप इसे और चेक कीजिए क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर सी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटेस्ट है, अदरवाइज क्या होगा। अब सोचिए, ए बी से तो बड़ा है, ये तो कंफर्म है, बट ए सी से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कौन होगा, सी ग्रेटेस्ट होगा। मतलब ए बी से बड़ा है बट सी ए से भी बड़ा है, तो सी ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे इफ एल्स से हम इन तीनों में कंपैरिजन कर देते हैं, एल्स आ जाएगा। एल्स क्या होगा, ए बी से बड़ा नहीं है। इट मीन्स मैं यहाँ कमेंट में लिख देती हूँ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा है देन फर्दर मैं इसके अंदर चेक करूंगी इफ क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर सी से बड़ा है तो मैं लिखूंगी सी बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज which one is B is greater, C is greatest। तो ऐसे हम कंडीशन देते हैं। अब इसमें मैं चेक कर रही हूँ, यहीं पे आते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2-3 कंडीशन चेक करनी है। तो मैंने ए बी सी ले लिया। ए बी सी लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए को बी से चेक किया। इस पूरे प्रोग्राम को बना रहे हैं। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, चलो ए बी से बड़ा है, तो अब मैं क्या चेक करूंगी, इफ क्या ए सी से भी बड़ा है क्या, ब्रैकेट से बाहर दे दिया, क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर है तो जस्ट सी आउट कर दे, प्रिंट कर दे, क्या वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, ए इज ए की वैल्यू, देन डबल कोट्स के अंदर स्पेस दिया, एक बन जाएगी ना कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉपी कर लेंगे, इज ग्रेटेस्ट। ठीक है,
ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो क्या हुआ, ए ग्रेटेस्ट है। ठीक है, एल्स, एल्स क्या आएगा, मैंने कहा सी आउट, कंट्रोल इंसर्ट और यहाँ पे जाके शिफ्ट इंसर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे कौन होगा, सी ग्रेटेस्ट होगा, तो मैंने सी इज ग्रेटेस्ट लिख दिया। अब दूसरा काम, यहाँ पे काम खत्म। अब ये ग्रेटेस्ट है, अभी सिर्फ ग्रेटेस्ट को देख लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। यहाँ पे काम खत्म, इसका एल्स पार्ट बनाते हैं। एल्स, एल्स में क्या होगा कि भाई ए बी से बड़ा नहीं है, बी इज ग्रेटेस्ट, एल्स का मतलब है बी बड़ा है। तो अगर बी ए से बड़ा है तो हम क्या चेक नहीं कर सकते, क्या बी सी से भी बड़ा है क्या? अगर सी से बड़ा है तो जस्ट सी आउट कर दे, क्या क्या सी आउट करना है, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, जस्ट प्रिंट कर दे बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट। तो इस टाइप से हम प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए रन करते हैं, कंट्रोल F9। तीन वैल्यू डालनी है, 23, 56, 88। अभी सी बड़ा है तो 88 इज ग्रेटेस्ट। अगर मैं कोई बीच वाला नंबर, तीनों को देख लेते करके, मैंने ए को डाला 34, बी को डाला 90 एंड सी को डाला 1, तो 90 इज ग्रेटेस्ट। अगर मैं डाल रही हूँ ए को ग्रेटेस्ट 95 और 3, देन 90 इज ग्रेटेस्ट। तो ये ग्रेटेस्ट बता रहा है। आप इसमें थोड़ा और चेंजेस कर सकते हैं, इक्वल टू का भी साइन लगा के यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप वो साइन भी लगा के इसमें इक्वल टू के पोर्शन को अलग कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में ज्यादा कुछ नहीं होता, इफ के अंदर इफ कंडीशन देना, इफ के अंदर इफ कंडीशन देना, आप उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। इफ एल्स इफ, इस तरह आप लैडर बना रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इफ एल्स लैडर। सिंपल इफ एल्स दे रहे हो तो इफ एल्स, और नॉर्मल सिर्फ एक इफ दे रहे हो तो इफ। तो ये चार कैटेगरी में इफ डिफाइन है। इसके बाद आता है स्विच केस। चलिए स्विच केस के बारे में समझते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये पार्ट में थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रही हूँ, आप सभी को पता है कि ये टॉपिक नहीं है बट ये प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाएंगे। तो सिंटैक्स इनके नीड पड़ेगी आपको, इतना ज़्यादा इन पे काम नहीं होगा। तो जस्ट इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक पे ही लेके चलूँगी। नेक्स्ट कम टू द स्विच केस। अब स्विच केस के बारे में जब आप बात करते हो, स्विच केस होता क्या है, स्विच केस का मतलब है कि जहाँ पे आपने मल्टीपल केसेस बना दिया, मतलब जहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है और आप उसको कंपेयर करो कि अगर इसकी वैल्यू ये हुई तो ये काम करना है, ये हुई तो ये काम करना है। वैल्यू आपकी वरी नहीं करती, डिफरेंट नहीं होती, जो आपने पहले स्टैटिक जिसकी वैल्यू हो आप वहीं पे ही स्विच केस लगा सकते हो। स्टैटिक वैल्यू का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, लाइक 1 2 3, इस टाइप की वैल्यू यहाँ नहीं चलेगी। 1.234 समथिंग कुछ फ्लोट टाइप की वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगी। करेक्टर आप ले सकते हो, ए बी करेक्टर आप दे सकते हो, स्ट्रिंग आप दे सकते हो, बट आप हमेशा क्या देंगे, कांस्टेंट टर्म्स ही देंगे कंपैरिजन में। अब ये होता क्या, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। आपने कल परसों मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट का प्रोग्राम कराया था निखिल, याद है, जिसमें मैंने केस 1 बनाया था, केस 2 बनाया था, इस टाइप से। तो ऐसे ही काम कौन करता है, ये स्विच केस करता है। तो स्विच केस ज़्यादा कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। केसेस बनते हैं, सिंटैक्स क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो सिंटैक्स क्या है, पहले आपको लिखना है स्विच। स्विच लिखने के बाद जिस वेरिएबल को आपको कंपेयर करना है आपको उसको राइट करना है। जैसे स्विच केस काम होएगा शुरू, यहाँ पे काम जाएगा, जाने के बाद आप चेक करेंगे क्या इस वैर की वैल्यू क्या क्या है, वैल्यू 1, यानी यहाँ पे हम इस वैर को इस वैल्यू से कंपेयर करें। अगर वो केस वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ आएंगे कॉलन। अगर वैर की वैल्यू 1 के बराबर है तो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। और जैसे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कोई केस खत्म होएगा, उसके लास्ट में आप लिख देंगे ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक एक आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है जिसका काम होता है कि वो आगे वाले केस में जंप ना करें। मतलब स्टेटमेंट के बाद आप दूसरा केस लगेगा, मैं दिखा देती हूँ। केस वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 है, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टेटमेंट 2 और ब्रेक, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होता है कि अगर मान लो आपकी आपने लिखा वेर ए है, ए की वैल्यू 1 है और ये केस 1 ही बना रखा आपने, तो केस 1 में अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट केस में जंप कर जाएगा, फिर उसकी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बट आपको तो ये नहीं करना, आपको तो स्पेसिफिक है कि मुझे सिर्फ इस केस को ही एग्जीक्यूट करना है, मुझे आगे नहीं जाना। तो वहां पे हम स्विच केस लगाते हैं और ब्रेक कंडीशन हम दी जाती है। अब काम कैसे होता है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी सिंटैक्स अगर आपको याद होगी ना, तो ये मान लीजिए कि आपको आधी ज्यादा प्रोग्रामिंग आ चुकी है, बेस अच्छा हुआ तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट इतना कॉपी कर रही हूँ और एक फाइल में न्यू पेज लेके उसे क्या कर रहा है, पेस्ट किया। तो पहले मैंने दो फाइलें ली हैं, दो हेडर फाइल ली हैं, ए और बी और सी नहीं लेते हम, जस्ट ए और बी ले रहे हैं, ठीक है। और लेने के बाद मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज है, कैरेक्टर लिया जिसका नाम दिया ओपी। ओपी इज एन ऑपरेटर, मुझे ऑपरेट करना है, उस पर कुछ काम करवाना है, ठीक है। देन ऑपरेटर लेने के बाद उसमें मैंने प्रिंट किया सी आउट एंटर टू नंबर /n आप दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा आजकल मैं सिंटैक्स में थोड़ी गलती कर रही हूँ। /n एंटर टू नंबर, और इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, सेमीकोलन लगाया और उसको सी इन करा दिया इन ए और बी के अंदर। तो आपके दो वैल्यू हमने इंसर्ट करा दिया। अब करवाना है हमें क्या, एंटर ओपी की वैल्यू। तो जो मैंने ओपी लिखा, ओपी इज इक्वल टू गेट सी एच ई। गेट सी एच ई एक फंक्शन है जो एस्टकोनियो के अंदर डिफाइंड है, जिसका मतलब होता है गेट अ कैरेक्टर विद एको। इसका मतलब होता है गेट अ कैरेक्टर विद विद एको। इट मीन्स एक कैरेक्टर गेट कराए, एको का मतलब ऐसे शोर होता है, बट यहाँ पे एज एन यूज किया गया है शो करने से, कि भाई मुझे डिस्प्ले भी हो, जो कोई कैरेक्टर डाले और वो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम गेट सी एच यूज करते हैं। और अगर आपको बिना शो कराए कैरेक्टर गेट कराए तो गेट सी एच, जो आपने लास्ट में देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट एंटर ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन दिया, ये आपने गेट सी एच करा लिया। अब मैं लगा रही स्विच केस। आप ये नहीं लगाना चाहते, गेट सी एच नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसकी जगह सी इन भी कर सकते हो। सी इन कराया इसको, ओपी को, ये भी आप कर सकते हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार हाँ एक आधी बार प्रॉब्लम आती है, जब आएगी तो बताऊंगी, ठीक है। तो पहले इस प्रॉब्लम आने देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तभी तो पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम कहाँ क्यों अकर होती है। तो मैंने यहाँ ओपी पे आप क्या किया, स्विच केस लगाया, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ओपी की वैल्यू किसके बराबर है। एंटर ऑपरेटर में मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देती हूँ, मतलब मैसेज ऐसा छोड़ देते हैं कि आप जो यूजर है वो गाइड हो जाए कि कैसे ऑपरेटर डालने हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनमें से कोई ऑपरेटर डालिए। ओपी किया, देन हमने यहाँ पे लिया केस 1। केस 1 के बाद अब मुझे केस 1 नहीं, हमें क्या लगाना है, हमें चेक करना है यहाँ पे कि आप कौन सा ऑपरेटर डाल रहे हैं। इन केस कि आपने ओपी को एंटर कराया है प्लस, तो मैं लिखूंगी केस स्पेस देके सिंगल कोट्स में प्लस, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है और हमेशा कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में दिया जाता है। अगर आपने प्लस डाल दिया तो सी आउट कर दे। जस्ट मुझे एक ही स्टेटमेंट प्रिंट कराने, तो कर्ली ब्रेसेस में नहीं दे रही, मैंने आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं रहती। तो मैंने डाला सी आउट और क्या करे, एडिशन ऑफ एंड बी की वैल्यू प्रिंट करें इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। तो ये पूरा प्रिंट करेगा कि ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी और उनका आंसर भी, और देन क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो ऐसे ही मैं 4 केस बना रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट, और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया शिफ्ट इंसर्ट 1
दो, तीन, चार हो गए। तो प्लस तो ये रहा, यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस और यहाँ पे लिख दिया मैसेज सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे ए माइनस बी कर दिया। नेक्स्ट वन है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस को हटा दिया और यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे एडिशन को, सॉरी, एडिशन को डिलीट करके हमने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, लास्ट वन है कौन सा है, डिवाइड का, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, डिलीट किया, डिवाइड किया और यहाँ पे लिखा डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई ऑपरेटर आए तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, डिफॉल्ट। इसे डिफॉल्ट केस कहा जाता है कि अदरवाइज इसके कोई ऑपरेटर आए तो क्या किया जाए, डिफॉल्ट में हमने डाल दिया सी आउट, जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर दे, रॉन्ग ऑपरेटर एंटर, रॉन्ग ऑपरेटर एंटर्ड, और यहाँ पर है जैसे स्विच केस कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने गेट सी एच लगाया, गेट सी एच के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया। मुझे दो नंबर डालने हैं, मैंने डाला 89 एंड 56 और ऑपरेटर में मैंने यहाँ पे दिया है माइनस, तो 89 माइनस 56 इज 33। तो ऐसे ही आंसर देगा। आप जो ऑपरेटर डालेंगे उस ऑपरेटर के ऊपर हमने क्या लगाए हैं, केसेस लगाए हैं। ऐसे ही अगर मैं दोबारा देखते हैं, मैंने कंट्रोल F9 करा और मैंने यहाँ पे डाल दिया डिवाइड, और सॉरी ऑपरेटर डालने थे, कंट्रोल F9, तो नंबर डालने हैं 67 और 3 और डिवाइड का डाल दिया, तो डिवीजन ऑफ 67 एंड 3 इज 22। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन देगा। इन एनी केस कि आप गलत वैल्यू डाल रहे हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑपरेटर समथिंग कुछ आई डाल दिया तो वो दिखा देगा रॉन्ग ऑपरेटर एंड, तो इस टाइप से ये मैसेज आपके प्रिंट करेंगे। इसी को कहा जाता है स्विच केस, और ये सबसे इजी है, हम इसको लेके चलते हैं। तो मैं इसको सेव कर रही हूँ और आपको सेंड कर दूंगी बाद में। तो इसके बाद आता है हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं लूप। लूप क्या होते हैं पहले समझते हैं। लूप का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, हेलो, आवाज आई थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद बोल रहे हैं। आपको इतना समझ में आया, निखिल एंड कोमल? तो यहाँ तक हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कंट्रोल स्टेटमेंट थी, और कंट्रोल स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं आता क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो C++ है, तो मेन इसमें क्लासेस ही हैं। बट हाँ, सिंटैक्स सबके यूज होंगे, बीच में कहीं ना कहीं इनकी नीड होगी, तो दैट्स व्हाई मैं ये कंप्लीट करा रही हूँ। अब आते हैं लूप के अंदर, और लूप आज देखते हैं। मैं लूप के अंदर, लूप को कहा क्या जाता है, रिपीटिव, आप कह सकते हो, स्टेटमेंट भी कह सकते हो। ऐसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो रिपीट होती रहती है, आप उन्हें क्या कहते हैं, इटरेटिव लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये वो स्टेटमेंट होती है जो रिपीट होती है, जिसको आपने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो। तो C++ और C आपको एक कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप एक सेट ऑफ ब्लॉक्स को रिपीट कर सकते हो टू अ नंबर ऑफ टाइम। जितना आपने देना हो, आप 10 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप कितनी बार रिपीट कर। इन एनी केस कि अगर आपने गलत स्टेटमेंट दिया है तो वो इनफाइनाइट टाइम भी रिपीट हो सकती है। तो इन स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लूप्स कहते हैं। इन शॉर्ट हम इन्हें लूप्स कहते हैं। अगर आप उनको प्रॉपर राइट करना चाहते हैं, सॉरी, इनको आप प्रॉपर राइट करना चाहते हैं तो लूपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। सबसे नंबर 1 पे है फॉर लूप, उसके बाद आता है व्हाइल लूप, एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। मेन तो यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी इसके अलावा दे सकते हैं नेस्टेड लूप, एक के अंदर एक, जैसे हमने इफ कंडीशन की थी वैसे। ये जो दो लूप है ना, ये क्या करते हैं, इनमें तीन स्टेटमेंट जाती हैं। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, जगह अलग अलग होती है, मतलब कहीं पे पहले होता है, कहीं पे बाद में, बट होती है, तीनों स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जितनी बार रिपीट करना है तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। सेकंड कंडीशन,
कंडीशन कब तक चलना है, लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी जहाँ पे हमें स्टॉप करना है, दिस इज नोन एज कंडीशन। लास्ट वन इज रिपीटेशन, या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मैं सॉरी रिपीटेशन कह रही हूँ इसको, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। व्हाट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि भाई इनिशियलाइजेशन से उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए मुझे चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, या ऑल्ट्रेशन कि भाई मुझे कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, कितनी कितनी बार जंप करने, तो वो इन तीन चीजों के ऊपर ही पूरा लूप डिसाइड होता है। आपको, आप चाहे कोई भी लूप पे काम करें, ये तीनों अगर आपको सही से समझ में आ गई तो आपको सारे लूप आ जाएंगे। अब आते हैं इन दो मेन लूप पे, तीनों में ये चीजें होंगी। पहली जो दो लूप हैं फोर और वाई, इन्हें एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना एंट्री के टाइम पे जब आप लूप के अंदर एंटर कर रहे हो उस टाइम पे कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है तो आप एंटर कर सकते हो, लूप में जा सकते, जैसे इफ होता है, कंडीशन चेक करो फिर आप एंटर कर सकते, अगर ट्रू है तो एंटर करो और फॉल्स है तो नहीं जा सकते। तो ऐसे ही कंडीशन चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री। बट जब आप बात करते हैं डू वाइल की, वो वन टाइम एंट्री आपको प्रोवाइड करता है, वन टाइम तो एटलीस्ट आपको एंट्री मिल ही जाएगी, एक बार तो आप एंट्री इजिली कर सकते हो। पर जब आप एग्जिट करोगे आफ्टर फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, एक कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन को आप चेक करेंगे कि क्या वो कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो रिपीट कर देगा लूप को, अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। तो यानी ये एटलीस्ट वन टाइम एंट्री तो प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, जस्ट बिकॉज कि ये कब काम करता है कि ये एग्जिट के टाइम पे आपको एंट्री चेक करके देगा। तो अब इनके एक एक करके आते हैं। नंबर वन पे आता है हमारा फोर लूप, जो किस पे आप कह सकते हो सबसे ज्यादा यूज होता है, हम बाकियों पे इतना ध्यान नहीं देते जितना फोर लूप पे काम करते हैं। फोर लूप अपने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, देन सेमीकोलन, आफ्टर दैट कंडीशन, देन सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर लूप देने के बाद देन आप कर्ली से स्टार्ट, और उसके बीच में सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको इसमें एग्जीक्यूट करानी है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो सिंटैक्स है जो फॉर लूप के लिए हम यूज करते हैं। अब फॉर लूप के अंदर हम क्या दे सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक अनदर पेज ओपन किया, न्यू, और हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद मेन बनाया हमने, मेन के अंदर हमें क्या देना है, लूप चलाना है। तो मैंने यहाँ पे लूप लूप के लिए चलिए पहले तो टेबल ही प्रिंट करा लेते हैं, बेसिक पहले पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक क्या नाम है, एक वेरिएबल लिया इन टाइप का ए, और क्लियर स्क्रीन किया, पहले मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है। उसके बाद मैंने यूजर से कहा कि एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे मैंने सी आउट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट कराया जिसमें हमने राइट किया एंटर अ नंबर, उसके बाद सी इन कराया, जो भी वैल्यू है मैंने ए में एंटर करा दिया। इतना काम तो आप अपने हर एक में रिपीट कर ही रहे हैं। अब आता है फोर लूप का काम। फोर लूप में अच्छा आप C++ पे काम कर रहे हो, C++ आपको एक एडिशनल फीचर भी प्रोवाइड करता है कि इनिशियलाइजेशन आप किसी भी फेस में कर सकते हो। जैसे आप इंट ए देते हो, सी में ये गलती आती है, याद होगा शायद आपको निखिल, कि हमने जब लास्ट टाइम सी का प्रोग्राम किया था, और आई थिंक वो प्रोग्राम कौन सा था, स्पार्स मैट्रिक्स का, जिसमें मैं एक बार और एरे बना रही थी, तो वो एरर शो कर रहा था कि आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। बट ये C++ में ये पॉसिबल है कि आप किसी भी फेस में इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया i 1 से चले, i <= 10 तक चले, और i को इंक्रीमेंट करता चले। तो ये आपका मैंने यहाँ पे तीनों फेज दे दिए हैं। क्या क्या, पहला दिया i को 1 से स्टार्ट करना है, कब तक चलना है, जब तक i <= या बराबर हो तो उसके, हर बार i को इंक्रीमेंट करता चले। और क्या करें, प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट करना है, अच्छा अब यहाँ पे स्लैशन की जगह एंड एल भी दे सकते हो, ठीक है। एंड एल का मतलब एंड ऑफ लाइन, नेक्स्ट टाइम। तो ए साइन आई, पहले ए लिखा है, ए की वैल्यू, देन आई की वैल्यू, सॉरी ए मल्टीप्लाई आई की वैल्यू, देन
आया जो मल्टीप्लाई है उसके बीच में मैं पूरा जो टेबल का फॉर्मेट होता है ना उसमें राइट कर रही हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू जैसे 2 × 1 = 2 होता है, वैसे हम लिख रहे हैं ए आई पहले, देन मल्टीप्लाई, देन आई की वैल्यू, देन आई इक्वल का साइन, तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया। उसके बाद आए ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये हमारी सिंगल स्टेटमेंट थी, सो इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया। और इसमें क्या चलेगा, आपकी जो स्टेटमेंट है वो उसी जो टेबल का फॉर्मेट है उसमें प्रिंट करेगी। तो मैं रन कर रही हूँ और मैंने यहाँ 9 डाला है, तो 9 का टेबल आपको उसी फॉर्मेट में मिलेगा। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, इस टाइप में आपको ये मिलेगा। तो ये फॉर्मेटिंग होती है, बाकी कुछ भी नहीं। आप सीधा ही प्रिंट करा सकते हो ए इंटू आई, क्योंकि मुझे ए का टेबल कराना है और आई के साथ मल्टीप्लाई करते चलना है। ए 9 डाला, आई की वैल्यू पहले 1 थी, तो 9 × 1 = 9, आई फिर इंक्रीमेंट। अब ये काम कैसे करता है, देखो ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखा दी, काम कैसे करता है। जैसे आपने इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइजेशन के फेज में आपने मैंने दिया आई 1 से चले, तो आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, दूसरी कंडीशन दी मैंने आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे इनिशियलाइज होता है ना, ये कंडीशन चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, यस बिल्कुल है। तो क्या करे, स्टेटमेंट प्रिंट करे। स्टेटमेंट क्या थी कि ए को आई से मल्टीप्लाई करके लिख दे, तो दैट इज 9 × 1 = 9, ये आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आई जो भी था, आई 1 था, आई में क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हमने क्या दिया था, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट दिया था, तो आई की वैल्यू +1 और होगी, आई की वैल्यू 2 बन गई। फर्दर क्या चेक करेगा, कंडीशन क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है। तो आप 9 × 2 यानी 18 को प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करते ही फिर क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट 2 था, अब क्या हो जाएगा 3। 3 को चेक किया, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है। तो 9 3 भी प्रिंट कर दे, क्योंकि स्टेटमेंट तो यही कह रही है कि प्रिंट करना है। फिर आई की वैल्यू 3 से क्या हुई, 4 हुई। 4 हुई तो फर्दर चेक किया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 9 4 भी प्रिंट कर दिया इसने। देन 5 6 7 8 9, जब तक ये ट्रू रहेगी 10 तक रहेगी ट्रू, क्योंकि इक्वल टू 10 तक दे रखा। जैसे 11 होगी ना, वो कंडीशन चेक करेगा क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 एंड नो, तो यहाँ पे ये लूप बाहर आ जाएगा। क्या इतना पार्ट क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। अच्छा चलिए मैं इसमें थोड़ा और चेंज करती हूँ, 2-3 चीजें इसी के अंदर बता रही हूँ। लेट कर लीजिए कि मुझे फॉर लूप तो मैंने चला दिया, बट मुझे याद है कि मुझे 5 नहीं प्रिंट करा। 9 5 = 45 मुझे नहीं चाहिए, या जो भी आप टेबल करवा रहे उसका 5 जो 5 वाला पार्ट है वो मुझे हटाना है। तो आप इस यहाँ पे एक स्टेटमेंट आदि जिसे कहा जाता है, ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है। कंट्रोल के अंदर आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू एक सिंगल लाइन में दिया जाता है, जहाँ पे एक कंडीशन पे वो कहता है कि काम नहीं करना, कंटिन्यू करो, लूप को आगे इंक्रीमेंट करो। मुझे उसको उस लाइन को वो स्किप कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया if I is equal to 5, तो मैंने कहा अगर I 5 है तो कंटिन्यू करें। कंटिन्यू में क्या होगा, वो है ना वहां पे 5 वाली कंडीशन को लेफ्ट करके 6 पे आ जाए, इंक्रीमेंट कर देगा सीधा, यानी उसमें ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप ये पार्ट कहाँ देना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले दोगे। अगर आप स्टेटमेंट के बाद देते हो तो ये प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद ही उसी कंडीशन पे आएगा। तो आप हमेशा इस स्टेटमेंट को जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो उसको देख के कि भाई आप कहाँ पे दे रहे हो, वो भी मैटर करता है, पोजीशन। तो मुझे ये देना है शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ पे डिलीट किया, एंटर। तो एक सेकेंड, कंट्रोल F9, एक एरर आ रही है, कौन सी स्टेटमेंट मिसिंग है, अच्छा गेटसीएस से पहले कर्ली ब्रेसेस मिसिंग। चलिए करते हैं। तो मैंने यहाँ डाला 5 का टेबल डाल दूंगी, 6 डाला, तो आप देखेंगे इसमें 6 5 नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा रखे। कंटिन्यू में वो लूप की स्टेटमेंट तक जाता ही नहीं है, वो वहीं से वापस लूप पे चला जाता है, यानी इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे 5 आया वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो 5 + 1 6 हो गया, 6 का कंडीशन चेक, ट्रू आ रही है तो भाई प्रिंट कर दो। तो कंटिन्यू वहां पे यूज किया जाता है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप जब लूप कर ही रहे हैं तो सारे फैक्टर्स के अंदर हम कंप्लीट कर दें।
उसके बाद आता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप, इसी का व्हाइल लूप कैसे बनाएंगे, सेम कंडीशन है, मुझे कोई चेंज नहीं करनी, मैं इसी में व्हाइल लूप यूज करी हूँ। मैं एक बार इस इफ को तो हटा देती हूँ, कंटिन्यू वाले को, कि हम इसकी नीड नहीं है, वैसे भी आपको बता रही थी। अब फोर लूप को व्हाइल में कैसे चेंज करेंगे, एक वैल्यू डाल दी, ठीक है। व्हाइल लूप क्या रहता है, व्हाइल लूप के अंदर तीन फैक्टर होते हैं, ये तीनों, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और तो मुझे इसी के अंदर क्या करना है, व्हाइल लूप यूज करना है। तो व्हाइल लूप कैसे यूज करेंगे, ये तीनों फैक्टर काम करेंगे। व्हाइल लूप का सिंपल सा सिंटैक्स है, व्हाइल के अंदर कंडीशन दी जाती है और इसी के अंदर जो भी चेंजेस है, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसी के बीच में होता है। इसमें ऊपर साथ में नहीं दिया जाता, सिर्फ कंडीशन दी जाती है, उसके अंदर सारे जैसे इफ का सिंटैक्स होता है सेम वैसे करता है। इनिशियलाइजेशन आप आगे ऊपर कर सकते हो कि आई 1 से चले, आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक चले, और हर बार आई को प्लस प्लस करता चले। सेम स्टेटमेंट यूजिंग व्हाइल लूप कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे व्हाइल लूप यूज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। आई जो वन, आई है 1 से स्टार्ट होगा, एंटर किया और यहाँ पे लगा दिया व्हाइल। व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन जाती है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक चले, ब्रैकेट क्लोज, डिलीट। तो हर बार क्या करना है, ये वैल्यू प्रिंट करनी है, और जैसे वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद आई में क्या कर दे, इंक्रीमेंट। मतलब फॉर लूप का ही कंसेप्ट, वो तीन पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया इन थ्री लेवल। फर्स्ट लेवल इनिशियलाइजेशन, देन व्हाइल कंडीशन, एंड लास्ट वन इन द ब्लॉक हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यही सेम फैक्टर है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम चीज है। हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, व्हाइल लूप यूज किया है। तो अब यहाँ पे इसे एंट्री कंट्रोल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आई 1 है, पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एंटर करेगा, कंडीशन ट्रू है तो एंटर करो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये है व्हाइल लूप, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 11 कर दी, देखिए आई की वैल्यू 11 कर दी है, नहीं सॉरी आई नहीं, हाँ आई की वैल्यू हमने 11 कर दी। अब कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, बट 11 तो ग्रेटर है, तो क्या ये रन करेगा। मैंने नंबर डाला 8, ये कुछ नहीं करा इसने, ये बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लूप में जा ही नहीं सकता और हमने और कुछ प्रिंट नहीं करा रखा। तो एस टाइप की कंडीशन इसलिए से कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। अब इसमें इसी को हम डू वाइल से करते हैं। डू वाइल में क्या होता है, पहले डू लिखा जाता है और कोई काम नहीं होगा, वाइल लूप यहाँ नहीं दिया जाएगा, आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। डू दिस वर्क, और फिर क्या करें, फिर यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट, कि भाई अब आप क्या करें, वाइल लूप चेक करें, यानी इसे कहा जाएगा एग्जिट कंट्रोल। आपने कहा आई 11 है, ठीक है, ये काम करो, आई में इंक्रीमेंट करो, और आई छोटा होना चाहिए 10 से, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपने आई को 11 दे रखा है, तो इसे जाना नहीं चाहिए, बट ये जाएगा। वन टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा करेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। 11 का प्रिंट कर दिया, बट आई को इंक्रीमेंट कर दिया, बट दो सेकेंड टाइम वो कंडीशन चेक करेगा। दैट्स वाई इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, ना कि एंट्री कंट्रोल लूप। और यहाँ तक आपके लूप स्टेटमेंट लगभग कंप्लीट है, पूरी तरह नहीं, एक रहता है सिर्फ नेस्टेड। नेस्टेड के लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट करा रही हूँ, ये से इसलिए फास्ट ट्रैक पे कराए क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, और हमें अभी अभी जल्दी जल्दी समझना है इन चीज़ों को। नेस्टेड का कंसेप्ट बताती हूँ मैं आपको। पहले लेट कर लीजिए मुझे एक फॉर्मेट को प्रिंट करना है। फॉर्मेट कैसा हो, चलिए मैं आपको बना के देखते हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हम बनाएंगे वो ही बन जाएगा, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि वो बन जाए। तो चलिए ट्राई करते हैं। कहाँ गया पेन, ठीक है।
मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक फॉर्मेट प्रिंट करा रही हूँ, दैट इज 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ है। आपको एक पैटर्न बनाना है और इस पैटर्न में क्या है कि आप एक स्टॉप नंबर रखें कि भाई मुझे ये 5 तक ही कराना है, तो एक नंबर एंटर कराएंगे जो लिमिट बताएगा, बाकी सेम ये प्रिंट करवाना है मुझे। अब इसमें होगा क्या, मुझे ये पता है कि देखो मुझे कितनी बार प्रिंट करना, 1 2 3 4 5 5 टाइम कराना है। तो मैंने पहला लूप जो चलेगा वो चलेगा आई 1 से आई लेस देन इक्वल टू ए तक, आई इंक्रीमेंट करता चले, क्योंकि 5 है तो 5 बार करना है, तो 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ लाइन नंबर बताएगा कि कितने लाइन में करना है। इसके अंदर दूसरा लूप चलाते हैं जो क्या करेगा, जो इसका काम होगा वैल्यू के लिए काम करना। तो जे जे पहली लाइन में एक ही अक्षर है जो कि 1 है, तो जे 1 से चलेगा। जे कहाँ तक चलेगा, जब तक वो लेस देन इक्वल टू आई है, क्योंकि अगर वो दूसरी लाइन पे तो दो, एक और दो दो प्रिंट कराने हैं, तो आई तक ही, यानी जिस लाइन पे है उतने ही कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, तो वो आई तक ही हमसे चला रहे हैं जे प्लस प्लस। ठीक है, और प्रिंट किसको करना है प्रिंट किसको करना है, सी आउट हमें प्रिंट करना है जे को। क्यों, जे दे दो और थोड़ा सा टैब दे दो स्लैश, ताकि थोड़ा स्पेस आए दोनों के बीच में। तो ये क्यों कर रहा है मैंने, क्योंकि जे की वैल्यू देखो 1 है, 1 के अंदर जे की वैल्यू 1 हुई, और ये कहाँ तक चल रहा है, आई तक, यानी 1 तक ही चलेगा। जे प्रिंट हो गया, अब 1 आ गया। आई की वैल्यू 2 हुई, जे चला 1 और कब तक चला 2, 2 टाइम चलेगा, तो मुझे 1 और 2 ही प्रिंट कराना, मुझे सिर्फ 2 नहीं प्रिंट कराना। अगर ये पैटर्न ऐसा होता 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5, यानी वैल्यू में स्टैटिक रखती, तो मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कराती, क्योंकि आई क्या है, आउटर लूप है, वो एक बार में, इनर लूप मल्टीपल टाइम चलता है, तो इनर लूप कराओगे तो वैल्यू चेंज होगी हर बार, आउटर लूप चलाओगे तो फिक्स रहेगी फॉर अ लाइन। तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गई, ऑल्ट एंटर किया, एक वैल्यू एंटर करा लिया। अब हम यहाँ करते हैं फॉर लूप चलाया, इसके अंदर हमने कहा आई चले फ्रॉम द 1, आई लेस देन इक्वल टू ए रहे, आई को इंक्रीमेंट करता हो चले। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है, इसके अंदर दूसरा 4 है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रही। इसके अंदर मैंने दे दिया जे चले फ्रॉम द 1, और जे कहाँ तक चलना है, जे चलना है आई तक, और हर बार जे को क्या करे, इंक्रीमेंट करे। ठीक है, जे आई और जे आपने प्रिंट करा। अब जस्ट क्या कराना है, सी आउट कराना है। मुझे किसको प्रिंट कराना है, मुझे कराना है जे को प्रिंट, मुझे यहाँ पे जे को प्रिंट कराना है, जे, और यहाँ पे जे के बाद थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे करके थोड़ा सा स्पेस दे दिया और देन सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा पैटर्न प्रिंट है। कंट्रोल F9 किया, एरर आ गया 2, शाबाश, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, तो इंट, और जे के आगे भी इंट। ठीक है, कंट्रोल F9 किया, रन किया, मैंने डाला 8, तो ओ वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट छोड़ दी, लाइन कहाँ पे खत्म करनी है। तो मैंने यहाँ पे सी आउट करा दिया एंड एल, क्योंकि मुझे हर बार एक नई लाइन में जाना है, जैसे एक एक कंप्लीट होता है। तो ये इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दें, कंट्रोल F9। कोई दिक्कत नहीं है, ये बस ये बताना है कि आपको कहाँ तक चलना है, स्पेस चाहिए, मतलब कहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम में जाना है। तो जैसे पहला लूप खत्म हो तो मुझे एंडल कराना है, तो ये जरूरी है। ये आपका वो पैटर्न क्लियर है, समझ में आया कैसे पैटर्न बना। और अगर आपको यही चीज, आपको अगर आप आई के साथ बनाते ना, मैं इसको आई चेंज कर देती हूँ आई, तो ये ऐसा कुछ आपको शो करता। मैंने डाला 8, तो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, ठीक है चीजें, ये ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए तो स्पेस आगे स्पेस देके पीछे स्पेस देके, तो ये कैसे, इन्हें कहा जाता है नेस्टेड, यानी 4 के अंदर 4 लूप दे दिया, ये नेस्टेड लूप के अंदर आता है। आप वाइल के अंदर वाइल दे सकते हो, 4 के अंदर वाइल दे सकते हो, कॉम्बिनेशन चाहे कोई यूज करो। जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप दिया जाता है तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाएगा। तो यही आज का टॉपिक था, जो कि था लूप स्ट्रक्चर। यहाँ तक आपका C++ के बेसिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे एरे प्लस क्लासेस, ताकि हमारा ये क्लासेस कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इतना ही रख रही हूँ आज के लिए। हाँ जी जी मैम। ठीक है कोमल, ओके बाय।
बाय मैम।